नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा आज का डिस्कशन का विषय है कि हम उत्तर प्रदेश की यानी यूपी से की सारी जीके या स्टैटिक पोर्शन देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। अब ये स्टैटिक पोर्शन आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आपकी वो आरओ का एग्जाम हो, आपका यूपी पीसीएस का प्री जो कि दिसंबर में होने वाला है, या आपका लोअर पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ आपके लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी चीज़, आप उत्तर प्रदेश के अगर निवासी हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमारे डिस्कशन का तरीका क्या है कि दरअसल हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक से संबंधित कोई भी करंट अफेयर्स है तो उस करंट अफेयर्स को साथ ही साथ हम देख ले रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो में लास्ट में 2 चैप्टर शामिल किए गए हैं और उन 2 चैप्टर में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यानी व्यापक रूप से करंट अफेयर्स की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें हम हर न्यूज़ से संबंधित 4, 5, 2, 3 जितने भी जरूरी पॉइंट हो सकते हैं हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के आपका सिर्फ और सिर्फ टॉपिक ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, आपका टॉपिक कंप्लीट होने के साथ उस टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो रहा है। यानी अगर सवाल करंट अफेयर्स से आएगा तो भी आप सवाल सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, और आपका सवाल टॉपिक से आ रहा है तो वो भी स्थिति में होंगे करने की। करंट अफेयर्स जो हमने शामिल किया है वो हमने सितंबर या अगस्त 2025 से लेकर अगस्त 2026, कुल मिला के इसमें 15 अगस्त तक का करंट अफेयर सारा शामिल किया गया है, और जुलाई 2026 तक के तो सारे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो सारे शामिल किए गए हैं। तो कुल मिला के जो भी आपकी आगामी परीक्षा है, चाहे वो पीसीएस लोअर का एग्जाम हो या आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती है ये वीडियो। फिलहाल ये हमारी डिस्कशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक तो बेसिक जानकारी के साथ साथ हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और इकोनॉमी के अंतर्गत हमने सारा इकोनॉमी सर्वे और बजट, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इस पार्ट 2 में हम लोग आज देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हिस्ट्री, पॉलिटी, और जो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट में 2 चैप्टर हमारे करंट अफेयर्स के हैं, जिसमें ये चैप्टर कंपेरेटिवली लेंदी है क्योंकि लगभग पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स इसमें शामिल किया गया है, तो थोड़ा लेंदी होना बनता है। तो जैसे हमने पार्ट 1 में 14 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे, आप में से जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप पार्ट 1 पहले देखिए, इसके बाद पार्ट 2 देखिए। हालांकि पार्ट 2 भी हमारा हिस्ट्री पॉलिटी से शुरुआत हो रही है, तो आप चाहें तो इस वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए पहले, इसके बाद पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हम सीधे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और हमारे चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां। तो देखो, अब ये चैप्टर जो है आपको पहली नजर में बहुत सी जनजातियों के नामों की सूची की तरह लग सकता है कि यार इसमें तो सारी जनजातियों के नामों की सूची पढ़नी पड़ेगी, लेकिन परीक्षा में असली कठिनाई नाम याद करने की नहीं होती है। असली कठिनाई यह समझने की होती है कि कौन सा समुदाय वास्तव में अनुसूचित जाति है या नहीं है, किस राज्य से संबंधित है, और अगर वो किसी राज्य से संबंधित है तो वो किस जिले से संबंधित है, यानी किन जिलों में उसकी आबादी ज्यादातर पाई जाती है। जनजाति और अनुसूचित जनजाति में क्या अंतर है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय समूह कौन से होते हैं। तो कुल मिला के हमारे लिए बेसिक 4-5 चीजें हैं जिनको हम आधार बनाकर इस चैप्टर को अगले कुछ मिनटों में खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, पहचान, विधिक दर्जा और क्षेत्रीय वितरण, कहने का मतलब कहाँ कहाँ वो जनजातियां उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं कि एक बार पूरे चैप्टर को हम ओवरव्यू लेते हैं कि चैप्टर में हम क्या क्या है शामिल है और चैप्टर से संबंधित कौन से जरूरी फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो 11,34,273 है। ये जनसंख्या नहीं भी याद रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य में ये जो हमने जनसंख्या देखी है ये हम भारत के स्तर पर नहीं देख रहे हैं, हम ये राज्य के स्तर पर देख रहे हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। राज्य में उत्तर प्रदेश में 11.34 लाख जनसंख्या है, और ये राज्य की कुल जनसंख्या का 57.57% है, मतलब आधा प्रतिशत के आसपास है। जैसे कि 20 करोड़ के आसपास, 24 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है, और जनगणना 2011 के अनुसार तो
20 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम 20 करोड़ जनसंख्या मान लेते हैं तो उसका लगभग 0.57% आपकी जनसंख्या जनजातियों की निकलती है। खैर, और जनसंख्या और प्रतिशत दोनों देखो अलग अलग बातें होती हैं। ये चीज आप समझ रहे होंगे कि किसी जिले में जनजातियों की संख्या अधिक हो सकती है तो किसी जिले में जनजातियों का प्रतिशत अलग हो सकता है। तो कुल मिला के अगर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है संख्या के मामले में, तो संख्या के मामले में आपका सोनभद्र है। और अगर हम बात करें कि अनुपात के मामले में, तो अनुपात के मामले में भी सोनभद्र है। तो कुल मिला के सोनभद्र जो जिला है आपका, वापस इसको अगर हम मैप में देखने का प्रयास करें तो ये हमारा मैप, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पार्ट 1 की डिस्कस कर रखी थी। खैर, तो ये आपका सोनभद्र जिला है और इस सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में भी जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और प्रतिशत के मामले में भी सबसे ज़्यादा, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद तराई क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र हमने पार्ट 1 में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तराई क्षेत्र का सीधा सा मतलब है कि आपका उत्तरी उत्तर प्रदेश या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से थारू और बुक्सा जनजातियां पाई जाती हैं और थारू राज्य की प्रमुख तराई जनजाति है। खैर, विंध्य क्षेत्र में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। कहाँ कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं विस्तार से देखेंगे, फिलहाल हम थोड़े महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। विधिक अधिकार की बात करते हैं। विधिक आधार क्या है? अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 क्या कहता है? यह किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में जोड़ना या हटाना केवल काम संसद कर सकती है। तो अनुच्छेद 342 बता रहा है कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति को किसी लिस्ट में शामिल करना है या उसे हटाना है तो ये काम सबसे पहले कौन करता है? तो ये काम सबसे पहले ये काम सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले जनजाति और अनुसूचित जनजाति का अंतर आप एक बार समझ लीजिए कि जनजाति क्या है। तो जनजाति दरअसल किसी समुदाय की एक सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान हो सकती है, लेकिन जब इसी में अनुसूचित जनजाति वर्ड जुड़ जाता है तो अनुसूचित जनजाति का मतलब है कि उसे एक विधिक दर्जा मिल चुका है। विधिक दर्जा का मतलब कि संसद ने उसको सूची में शामिल कर लिया है। मान के चलो कि भारत में लगभग हर एक राज्य में किसी न किसी रूप में जनजाति पाई ही जाती हैं। ठीक है, छोटा समूह हो सकता है 50 लोगों का समूह हो सकता है कि 50,000 लोगों का समूह हो, लेकिन अगर वो जनजाति जब तक अनुच्छेद 342 के तहत संसद उसको किसी अनुसूची में शामिल नहीं करती है तब तक वो अनुसूचित जनजाति नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ जनजाति कहलाएगी। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, खैर अब हम बात करते हैं कुछ और संवैधानिक प्रावधानों की। देखो, हम यहाँ पर जब डिस्कस कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के बारे में, देखो आपको बाकी पुस्तकों में जो भी किताब पढ़ रहे होंगे, परीक्षावाड़ी होगी, घटना चक्र हो गया या यूथ कंपटीशन या बाकी जो भी बुक्स है, राकेश शाश्वत, ठीक है, हर एक बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए डेटा फैक्ट मिलेगा। मैंने जो ये कंटेंट बनाने का प्रयास किया है, तो मैंने अपने कंटेंट बनाने के प्रयास में ये किया है कि आप सिर्फ डेटा फैक्ट ना पढ़ो, बल्कि उस डेटा फैक्ट का एक संवैधानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक क्या आधार है वो भी आप पढ़ो। अब यहाँ पर कुछ अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। अब ये अनुच्छेद आपके पॉलिटी में भी काम आएंगे। मान के चलो पॉलिटी में कोई प्रश्न जनजाति से जुड़कर आता है तो आपका सही होगा। इसी प्रकार हमने जब आर्थिक विषयों की बात की थी तो हमने बहुत सारी संकल्पना समझी थी कि जीडीपी क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें समझी थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी चीज़ें इस तरीके की हमने देखी थी। खैर, हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 366 क्या कहता है। 366 का सब क्लॉज 25 यह कहता है कि यह अनुच्छेद, दरअसल अनुच्छेद 366 क्या है कि यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति की परिभाषा को अनुच्छेद 342 से जोड़ता है। सरल भाषा में अगर इसको समझा जाए तो कौन सा समुदाय अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, इसका अंतिम आधार तो 342 है, लेकिन 366 हमें क्या देता है, अनुसूचित जनजाति का क्या अर्थ है वो हमें बताता है। ठीक है, तो एक कुल मिला के सूची में शामिल करना है तो अनुच्छेद 342, लेकिन अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जो परिभाषा दे रहा है वो है 366। 342 के बारे में हमने पढ़ लिया है, इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 46, ये डीपीएसपी का आपका है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और इसका क्या लिखा है कि राज्य प्रयास करेगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों
के शैक्षिक और आर्थिक हितों की उन्नति हो सके। ठीक है, तो ये डीपीएसपी का एक अनुच्छेद है जो कि जनजातीय समुदाय से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची क्या है? दरअसल अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय प्रशासन से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय आबादी होने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर 5वीं अनुसूची का भी क्षेत्र होगा। तो कुल मिला के अनुच्छेद 244 आपका अनुसूचित जनजाति से ही संबंधित है, और जबकि अनुसूची 5वीं अनुसूची है कि जनजातीय क्षेत्रों में किस तरीके का प्रशासन होगा, जिसके अंतर्गत 10 राज्य आते हैं, वो हमने पॉलिटी में डिस्कशन कर लिया है। अनुच्छेद 275 एक क्या है? अनुच्छेद 275 में हमने देखा था कि वित्त आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों के लिए इतना पैसा दिया जाए। साथ ही साथ ये विधिक अनुदान होता है, यानी वित्त आयोग ने अगर सिफारिश कर दी है कि केंद्र अपने टैक्स का 41% राज्यों को देगा, तो ये बाइंडिंग होता है, ये केंद्र सरकार के ऊपर जबरदस्ती ये चीज आरोपित होती है। अनुच्छेद 275 सब क्लॉज 1 के तहत ये चीज लिखी है कि केंद्र राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता देगा जिससे कि अनुसूचित जनजातियों का या जनजाति कल्याण सुनिश्चित हो सके। फिर इसके बाद आपको पता है कि अनुच्छेद 338 का या 338 ए के तहत आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित जनजातियों का विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण है। 330 के तहत लोकसभा और 332 के तहत आपका विधानसभा में आरक्षण है। खैर, ये चीजें हमने देख ली। अब जनगणना 2011 का परिदृश्य क्या था, हमने पहले ही देख लिया है कि लगभग 11.34 लाख जनसंख्या है, 0.75% है। इसको हम 0.6% भी लिख सकते हैं। भारत की अगर बात किया जाए तो भारत की कुल जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है 1.1। वापस से एक चीज, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। जनजातीय आबादी वाले जिलों में न्यूनतम सबसे कम अगर जनजातीय आबादी पाई जाती है तो वो आपका बागपत है। और कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां अनुसूचित जनजाति पूरी तरीके से नहीं पाई जाती है, फैजाबाद जिसे वर्तमान में हम अयोध्या कहते हैं, और जालौन। खैर, इसके बाद हम सीधे अब चलते हैं क्षेत्रवार विवरण। देखो यहाँ पर भी जो चीजें दी गई हैं कहीं ना कहीं रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए हम सीधे देखते हैं कि किस जगह कौन सी अनुसूचित जनजातियां आपकी पाई जा रही हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा चीजें, है ना? देखो यार, समझना तो पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब इतना टफ आजकल, चाहे आपका लेखपाल का पेपर हो, चाहे आपका पेट का हो, या यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के एग्जाम हो, या यूपी पीसीएस के एग्जाम प्री हो या मेंस हो, यार देखो क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं। और आजकल इतना कंपटीशन है, इतने लोग, मतलब लाइब्रेरी में लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम लोग तो सिर्फ कितना, एक वीडियो में 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे टाइम लेते हैं, और उसमें हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, बेसिक के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि यार 5 घंटे में कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन खैर बात यहाँ मेरी नहीं हो रही, बात हो रही है आपकी, कि आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए। टाइम नहीं देंगे तो आप ये सोचिए कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके बदले में कोई दूसरा है जो पढ़ रहा है लाइब्रेरी में सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा मतलब टाइम दीजिए पढ़ाई को। खैर, क्षेत्रवार वितरण क्या है वो बात करते हैं। तो सबसे पहला थारू। थारू आपकी प्रमुख जनजाति है। अब ये थारू जनजाति आपकी कहाँ पाई जा रही है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, और ये लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। तो ये जो रीजन है, इसको दूसरे पेन से मैं ड्रॉ करता हूं, ये वाला जो रीजन है, यहां पर थारू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? थारू। ठीक है, अब यह जनजाति ऐतिहासिक रूप से यहां पर खेती करती है, मिश्रित खेती करती है, और कृषि, पशुपालन, वनोपज, स्थानीय शिल्प इत्यादि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आती है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति आपका भाबर रीजन, हमने ज्योग्राफी में देखा था कि भाबर रीजन कहाँ है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो यहीं पर आपका बिजनौर जो जिला है, बिजनौर जिले के आसपास इतना एरिया आप रख सकते हैं, क्योंकि जनजाति समुदाय है,
जरूरी थोड़ी ना है कि वो एक ही जगह रहेगा, हो सकता है 20-50 किलोमीटर आगे बढ़ के रहने लग जाए। तो यहाँ पर बिजनौर, तो बिजनौर से आप याद रखना, देखो बा से बिजनौर आता है और बा से आता है बुक्सा, तो यहाँ पर जो जनजाति रहती है वो बुक्सा रहती है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश बिजनौर के आसपास मतलब तराई बाबर रीजन में तो आपकी ये बुक्सा जनजाति रहती है। बुक्सा की खास बात क्या है कि उत्तर प्रदेश के दो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है। कमजोर जनजाति समूह क्या है? पीवीटीजीज, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। बुक्सा दो में से एक है, तो दूसरी कौन सी है? दूसरी राजी है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर प्रश्न आता है कि भारत में उत्तर प्रदेश में आपकी कौन सी कमजोर जनजाति समुदाय हैं, तो उसमें राजी और बुक्सा दो का नाम आता है। तो ये तो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनजातियां देख ली। अब हम चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे, जो सबसे प्रमुख जनजाति पाई जाती है यहाँ पर वो है गोंड और खैरवार। खैर एक बार हम देख देते हैं लिस्ट में किसका किसका नाम है, उसके अनुसार हम पढ़ेंगे, नहीं तो फिर अगर आपने पीडीएफ साथ में ले रखी है और मैं कुछ दूसरे नाम आपको बता रहा हूँ तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। खैर, तो तराई रीजन में हमने थारू देख लिया, तराई भावर रीजन में हमने बुक्सा देख लिया, बिजनौर के आसपास के रीजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय और खरवार खैरवार समुदाय पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद विंध्य क्षेत्र में आपके मुख्यतः सोनभद्र रीजन में गोंड, खरवार, परिया, बैगा, अगरिया, पनिका, चेरो, भुइया, इस तरीके की यहाँ जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद बुंदेलखंडी रीजन में सहरिया, और यह केवल ललितपुर में पाई जाती है। तो हम बात करें तो यहाँ पर इस रीजन में देखिए सोनभद्र का जो रीजन है यहाँ पर तो बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थारू ऑप्शन में नहीं है, बुक्सा ऑप्शन में नहीं है, और इसके अलावा सहरिया ऑप्शन में नहीं है, बाकी अगर कोई भी जनजाति है और उसमें सोनभद्र मिल रहा है तो उसको सोनभद्र आप आंसर लगा देना। क्यों? क्योंकि सोनभद्र में 50 तरीके की जनजातियां पाई जाती हैं। आपके ललितपुर, हालांकि जो हम अगली जनजाति की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सहरिया, ये वैसे पाई तो जाती बुंदेलखंड क्षेत्र में, लेकिन प्रोमिनेंट रूप से इसका जो एक तरीके से देखा जाए विशेष रूप से जिस जिले से संबंधित है तो वो ललितपुर। तो हमने कितना देखा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनजातियां देख ली, बुक्सा, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बहराइच श्रावस्ती तक की जो जनजाति है वहाँ है थारू, ललितपुर की क्षेत्र की जो जनजाति है वो है सहरिया, और यहाँ सोनभद्र क्षेत्र में आपकी बहुत सारी जनजातियां पाई जाएंगी, और एक विशेष जनजाति गोंड जो कि आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ अधिसूचित जिले में पाई जाती है। तो ये आपकी प्रमुख जनजातियां। फिर से कंटेंट यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट होगा क्योंकि ऊपर जनजातियों का क्षेत्रीय वितरण था, किस किस जगह पाई जाती हैं, वही जनजातियां काम क्या करती हैं। तो जाहिर सी बात है, देखो इसको नहीं भी पढ़ोगे तो आपको पता होगा। अब जनजाति है तो अब उनको इतनी एजुकेशन नहीं मिल पाई, इतना तकनीकी विकास नहीं हो पाया, तो अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी का तो कोई काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो वो कृषि करेंगे, स्थानीय कंदमूल का संग्रहण करेंगे। अब हम बात करते हैं कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय क्या होते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय, तो विशेष रूप से अगर कमजोर जनजाति समुदाय की बात करूं तो अनुसूचित जातियों के भीतर ही एक प्रशासनिक विकासात्मक प्राथमिकता वर्ग है। कहने का सीधा सा मतलब है कि एसटी कम्युनिटी के भीतर ही ऐसे कुछ जनजाति समुदाय जो और भी पिछड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मानदंड क्या होते हैं इनको पहचानने के, इनकी पहचान करने के लिए कि पूर्व कृषि तकनीक का मतलब क्या है कि मान के चलो कृषि तकनीक के आने से पहले जनजाति समुदाय या मानव समाज क्या करता था भाई? जानवरों को शिकार करता था, जानवरों को शिकार करके मार के खाता था। तो अभी भी ये लोग पूर्व कृषि तकनीकी पर आधारित हैं, यानी ये जानवरों को मारते हैं, मार के खाते हैं। अत्यंत कम साक्षरता, यानी साक्षरता के नाम पर जीरो, पढ़ाई लिखाई। अब जाहिर सी बात है हम समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे? आर्थिक पिछड़ापन भी होगा, और घटती जनसंख्या सबसे मेन चीज कि मान के चलो कि अगर 2010 में इनकी जनसंख्या किसी जगह 500 थी तो 2020 में हो सकता है जनसंख्या घट के 400 हो जाए। तो ऐसे समुदायों को, जनजाति समुदायों को हम विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय मानते हैं। उत्तर प्रदेश में जो दो कमजोर जनजाति समुदाय हैं, बुक्सा और राजी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको। भारत में कुल कितने इस तरीके के जनजाति समुदाय हैं? तो 75, बस, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना है। ये सब कुछ हो गया। जनजाति समुदायों के लिए कुछ अधिकार संरक्षण है, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम। ये क्या करता है कि जनजाति समुदायों को
वन अधिकारों की मान्यता देता है। मान के चलो कि आप वहाँ पर कृषि कर सकते हैं, या जो लकड़ी गिर रही है उसको लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। ये पेसा एक्ट है। पेसा एक्ट क्या है, जैसे पांचवी अनुसूची के बारे में बताया था कि पांचवी अनुसूची में जनजातीय समुदाय हैं, पांचवी अनुसूची में शामिल हैं। मैं लिख देता हूँ, फिफ्थ शेड्यूल में शामिल है 10 स्टेट। अब इन 10 स्टेट में रहते हैं जनजातीय समुदाय। और आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन बात करता है स्थानीय स्वशासन की। अब जहाँ जनजातीय समुदाय रह सकते हैं, तो वहाँ जो स्थानीय स्वशासन के लिए यानी ग्राम पंचायतों ग्राम सभा के लिए जो संरचना स्थापित की गई है, तो ये जनजातीय समुदाय में तो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाएगी। जब ये संरचना स्थानीय स्वशासन की जनजातीय समुदायों पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए एक विशेष एक्ट आया है जिसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में पेसा, पूरा नाम है इसका पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित अधिनियम। मतलब पंचायतों के जो उपबंध हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित अधिनियम है। तो अब पेशा अधिनियम के तहत वो स्थानीय स्वशासन के नियम लागू कराए जाएंगे। और पेशा अधिनियम दरअसल और जनजातीय समुदायों को स्वतंत्रता देने की बात करता है। जैसे कि अब आपको पता है कि ग्राम सभा में 33% आरक्षण है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का, लेकिन पेशा एक्ट के तहत यह आरक्षण और भी बढ़ जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 से देख चुके हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। यहाँ क्या है कि जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति घटक, ये क्या है कि दरअसल संसाधनों को लक्षित करना जिससे कि विकास प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके। हाल की प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। ये आपका करंट अफेयर से मुद्दा जुड़ जाता है। ठीक है, कि एक तो 2 अक्टूबर 2024 को एक योजना संचालित की गई थी। योजना का नाम था धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है। बजट में जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम उन्नत ग्राम अभियान, इसी का ही कार्यान्वयन जब किया जा रहा है जमीनी स्तर पर। देखो, अब केंद्र सरकार योजना लागू करेगी तो वो ऐसा कुछ नाम लाएगी जो सुनने में भी अच्छा लगे। लेकिन हो सकता है कि मान के चलो कि कोई पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा है, पढ़ा लिखा इंसान बोले और गांव में जाके कुछ बोल रहा है। अब गांव के लोग तो अपनी देसी भाषा में समझेंगे ना। तो यही चीज है कि इस योजना का कार्यान्वयन जब जमीनी स्तर पर किया जाता है तब इसका नाम हो जाता है धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आभा जनजाति समुदाय से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण की टर्म है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनको हम क्या करेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो जनजाति गौरव दिवस आपका 15 नवंबर में मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। ठीक है, 15 नवंबर 2024 को इनकी 150वीं जयंती थी और तब से ये जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जनजाति गौरव दिवस मनाया कब जाता है और जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा कब से की गई है, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। ट्राइबेक्स डिजिटल शिक्षण पहल, ये अभी हाल ही में 7 जुलाई 2026 को ये जो योजना संचालित की गई है, कहाँ से चालू की गई है, भुवनेश्वर से। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना। वाराणसी समझौता क्या है, वाराणसी समझौता दरअसल 7 जुलाई 2026 को जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्र स्तर पर जो है और बनारस का जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तो इनके बीच समझौता हुआ है। समझौता क्या हुआ कि जनजातियों का किस तरीके से विकास किया जा, किस तरीके से उनकी विरासत को संरक्षित किया जा सके, तो ये सारी चीजें हैं। इसी प्रकार जनजाति मंत्रालय और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के बीच में समझौता हुआ, ये भी जुलाई 2026 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका सीधा सा उद्देश्य है कि दुर्लभ औषधि पौधे जो कि जनजाति समुदाय इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका जो ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान है, उसको किस तरीके से हम बाकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। 2026-27 में धरती आभा अभियान जो हम ऊपर देख चुके हैं, उसके लिए 2000 करोड़ और एकलव्य विद्यालय के लिए 7200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये चीज नहीं भी याद रहे तो छोड़ दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 18, जिसमें बात की गई है उत्तर प्रदेश के संग्रहालय की, प्रमुख संस्थान की, विशेष स्थल, उद्यान और नगरीय परियोजनाएं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, प्रश्न ये होगा कि बीच के 2 चैप्टर कहाँ गए। देखो, बीच के दो चैप्टर है, मैंने जो टेलीग्राम में पीडीएफ आपको शेयर की है उसमें तो वो दोनों चैप्टर शामिल है। ठीक है, लेकिन आपको उनको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्यों नहीं है, उसका देखो सीधा सा रीजन ये है कि मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स का सीधा सा मतलब एक बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, सारे के सारे टॉपिक कवर होने चाहिए।
लेकिन अब मुझे पता है कि किस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से पूछे नहीं जाते हैं। तो कुल मिला के वो जो 2 चैप्टर हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा है, पुरानी योजनाएं हैं, वो करने का कोई मतलब नहीं है, कोई उसका औचित्य नहीं बनता है। तो हम सीधे आते हैं 18वें नंबर टॉपिक पर, और इस पर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो जो जो चैप्टर मैं आपको छोड़ता जा रहा हूँ, आप भी उस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, उसको पीडीएफ में पढ़ने की या बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 5 प्रमुख चीजें पढ़ेंगे। पहला, सबसे पहले संग्रहालय और अभिलेखागार। दूसरा, पुरातत्व और ऐतिहासिक स्थल। तीसरे, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान। चौथा, विशेष उद्यान, सफारी और ज्ञान स्थल। एंड पांचवा, नई नगरी और औद्योगिक परियोजनाएं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व में क्या अंतर है। देखो, ये यहाँ पर त्वरित अवलोकन है। त्वरित अवलोकन का सीधा सा मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट, एक तो कौन कौन सी चीजें हैं, किस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो यहाँ पर मेंशन है, और वहां से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि अभिलेखागार कहाँ है, ये आपका लखनऊ में है। प्रथम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, लखनऊ में। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। करंट अफेयर्स के भी है, जैसे कि सारनाथ विश्व धरोहर बनाया गया है, लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका की स्थापना की गई, आगरा में शिवाजी संग्रहालय स्थापित निर्माणाधीन है, अभी स्थापित नहीं किया गया। तो खैर, हम सबसे पहले आते हैं कि संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये चीज क्या क्या है। तो देखो, संग्रहालय क्या कार्य करता है। संग्रहालय का सीधा सा मतलब है पुरानी या महत्वपूर्ण वस्तुओं को संग्रहित करना, संरक्षित करना और उनका अध्ययन करना। और आपका ये संग्रहालय, उत्तर प्रदेश का राज्य संग्रहालय है, वो कहाँ पर है, लखनऊ में। अभिलेखागार क्या करता है, अभिलेखागार का सीधा सा काम होता है कि दस्तावेजों को बचाता है। जो पुराने दस्तावेज हैं, सरकारी आदेश हैं, पुराने मानचित्र हैं, निजी पत्र हैं, और भी कुछ भी दुर्लभ अभिलेख, मतलब जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको बचाता है। और उत्तर प्रदेश का राज्य अभिलेखागार कहाँ है, तो ये भी आपका मिलेगा लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पर लखनऊ शायद मेंशन नहीं है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा जब भी पीडीएफ पढ़िएगा। फिर इसके बाद पुरातत्व विभाग क्या करता है। पुरातत्व विभाग दरअसल पूरा स्थलों की खोज, सर्वेक्षण करता है, उत्खनन करता है और संरक्षित स्मारकों की देखरेख रखता है। तो उत्तर प्रदेश का जो पुरातत्व विभाग है, तो वो तो देखो विभाग होता है, तो विभाग तो कहीं पर भी बैठ सकता है, कहीं पर भी स्थित हो सकता है। हालांकि जितने भी विभाग, मंत्रालय हैं, तो वो सारे लखनऊ में ही हैं। तो जिस तरीके से राज्य पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करता है, वैसे ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये आपका भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख राजकीय और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है। तो देखो, हमने अभी कौन सा देखा कि राज्य संग्रहालय कहाँ हमने देखा था, लखनऊ में देखा था। राजकीय संग्रहालय, देखो राजकीय संग्रहालय जो है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम राज्य संग्रहालय को एक बार देख लेते हैं कि ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, और कुल मिला के ये कई तरीके काम, कला, इतिहास, मुद्राएं इत्यादि क्षेत्र में ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद राजकीय संग्रहालय, ये मथुरा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। अब यहाँ पर देखो 2 चीजें हैं कि जितने राजकीय संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 13 के आसपास हैं। आप सबको नहीं याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ राज्य संग्रहालय आप याद रखिए कि लखनऊ में है। राजकीय संग्रहालय में एक उदाहरण के तौर पर आप याद कर सकते हैं कि हाँ, एक मथुरा में है। अब इसके बाद जैसे कि एक राजकीय संग्रहालय आपका झांसी में है। अब ये जिस जगह होंगे, उस जगह की विशेष जो ऐतिहासिक विशेषताएं हैं, ऐतिहासिक जो ज्ञान है, उसको संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। अब मथुरा से आप लिंक करने की कोशिश करोगे, मथुरा में किसका शासन रहा है, तो मथुरा में आपका कुषाण वंश का शासन रहा है, और उस दौरान मथुरा कला विकसित हुई थी, कुषाण मूर्ति कला विकसित हुई थी। झांसी, अब देखो झांसी किस लिए प्रसिद्ध है, बुंदेलखंड के लिए प्रसिद्ध है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय, अब ये बौद्ध परंपरा से जुड़ा है, तो कहाँ होगा, जाहिर सी बात है कुशीनगर, सारनाथ में कहीं होगा। और अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाता है कि लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ और कुशीनगर, तो आपको अंदाजा लगाना है कि हाँ, बौद्ध की बात हो रही है, तो ये कुशीनगर से संबंधित होंगे, तो वहीं पर होगा। तो यहाँ पर बौद्ध से संबंधित पुरावशेष यहाँ रखे जाते हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में। अब कन्नौज में प्राचीन कान्य कुब्ज के पुराना अवशेष यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। रानी महल, अब रानी झांसी से जोड़ो, कहाँ होगा, झांसी में होगा।
क्या काम करेगा? रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक भवन। तो इस तरीके से ना चीजें आप याद करने की कोशिश किया करो, हर चीज मतलब लिंक करके कोशिश करो कि लिंक करके हमें चीजें कैसे याद हो जाती हैं। अन्य प्रमुख संग्रहालय हैं, एक तो इलाहाबाद है। अब इलाहाबाद कहाँ होगा? जाहिर सी बात है प्रयागराज में होगा। अब ये स्वतंत्रता आंदोलन और इन सब के जो चीजें हैं उनको सहेज के रखता है। भारत कला भवन, ये भारत कला भवन वाराणसी में है। कहाँ है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसका मुख्य संग्रह है, ये क्या काम करता है? तो ये आपका लघु चित्र, मूर्ति कला, इन सब का संरक्षण करता है। अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, अब देखो इसमें भी अगर आपको मैं ना बताऊं प्लेस ये कहाँ है कहाँ नहीं है, आप सोचो कि भगवान राम कहाँ से संबंधित थे? अयोध्या से संबंधित थे। अब ये संग्रहालय किसका काम करेगा? राम कथा की भारतीय और वैश्विक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए काम करेगा। अब ये लोक कला संग्रहालय, अब ये किसी चीज से नहीं जुड़ता है तो इसे याद करने की जरूरत है। तो ये है लखनऊ में। थारू, ठीक है, अब थारू को भी याद करो। थारू जनजाति कहाँ पाई जा रही थी? बिजनौर बलरामपुर के क्षेत्र में पाई जा रही थी। हमने देखा था ना जनजाति वाले में, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो कहाँ पर इसका स्थान है? बलरामपुर। और ये क्या करती है? थारू जीवन पद्धति, इन सब के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, तो ये लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से। तो ये भी कहाँ है? वाराणसी। ये पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में इनका पुराना आवास था। चौरी चौरा शहीद स्मारक, अब चौरी चौरा किस जगह है? गोरखपुर में है। तो इसका स्थान क्या होगा? गोरखपुर। अब ये किस चीज पर काम करेगा? चौरी चौरा जनक्रांति और स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में ये कार्य करेगा। तो इस तरीके से चीजों को आप याद करने की कोशिश करो, हर चीज को आप रटने मत बैठ जाओ। अब क्वेश्चन तो देखो पूछे जाते हैं कौन सा संग्रहालय कहाँ है, उसका स्थान क्या है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन उस चीज को रटने के बजाय अच्छा है कि हम उसे लॉजिक लगा के समझने का प्रयास करें। अब राज्य अभिलेखागार और पुरातत्व, तो राज्य अभिलेखागार जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका है लखनऊ में। ऐतिहासिक अभिलेख, मानचित्र, निजी पत्र, इन सब की बात करता है। क्षेत्रीय इनके कार्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन सब का काम क्या होगा? ये भी यही सब काम करेंगे। राज्य पुरातत्व विभाग पढ़ चुके हैं कि पुरातत्व से संबंधित काम करेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। लखनऊ में ऐसे कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है जो लखनऊ में स्थित है? ठीक है, तो लखनऊ में जो अनुसंधान संस्थान आपके स्थित है, इसमें केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये क्या करेगा? चिकित्सा से संबंधित। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ये सारे संस्थान आपके लखनऊ में स्थित हैं। तो एक बार अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो फिर बार बार चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अन्य कुछ नगर हैं जहां पर प्रमुख संस्थान स्थित है, उनको भी देखो ये संस्थान वाले हम कहीं ना कहीं पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। बार बार कंटेंट रिपीट होता हुआ आपको मिलेगा। उसका रीजन है कि चैप्टर से कहीं ना कहीं जब हम एक टॉपिक के सारे डायमेंशंस कवर करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि टॉपिक ए है, टॉपिक बी है, टॉपिक ए का भी कोई डायमेंशन और टॉपिक बी का भी कोई डायमेंशन, दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब तो ऐसा स्वाभाविक है कि आपको लगेगा कि चैप्टर बी की कुछ चीज़ चैप्टर ए में है, चैप्टर ए की कुछ चीज़ चैप्टर बी में, लेकिन उससे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा बहुत हमारा रिवीजन ही तो हो रहा है। खैर, तो अन्य नगरों के प्रमुख विशिष्ट संस्थान कौन से हैं? तो सबसे पहला कानपुर में 2 संस्थान है। एक तो राष्ट्रीय सरखरा संस्थान, चीनी संस्थान बोल सकते हैं, और दूसरा दलहन वाला। हमने दलहन तिलहन वाली जब चीजें देख रहे थे तो हमने देखा था। इज्जत नगर जो कि बरेली में पड़ता है, यहाँ पर 2 संस्थान मिलेंगे, एक तो पशु चिकित्सा और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। झांसी का हमने देखा था कि राष्ट्रीय भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर। वाराणसी में हमने देखा था सब्जियां बहुत होती हैं तो इसलिए यहाँ पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, तो ये दरअसल गणित और सैद्धांतिकी भौतिकी से जुड़ा हुआ है। नोएडा, ये है यहाँ पर राष्ट्रीय जैविक संस्थान जो कि टीके, रक्त उत्पाद, जैविक औषधियां, इन पर काम करता है। नोएडा में ही राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु विकास व्यवसाय विकास संस्थान है। भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है तो इसलिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान का है, भदोही में है। ठीक है,
इसके अलावा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, इनसे संबंधित कुछ स्थल देख लेते हैं। तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, ये देखो काउंसिल है, परिषद है। तो इस परिषद का काम होता है नवाचार, और ये परिषदें आमतौर पर देश की राजधानियों में ही होती हैं, तो इसलिए ये लखनऊ में आएगी। सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, ये आपका उपग्रह से संबंधित यहाँ पर एक रीजनल सेंटर स्थापित किया गया है और लखनऊ में स्थापित है। क्षेत्रीय विज्ञान नगरी लखनऊ, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज। जैव प्रौद्योगिकी अनुदान उद्यान, ये आपका ये भी लखनऊ। डीएनए बैंक, ये मानव डीएनए बैंक लखनऊ में है, ठीक है। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी में है ये चीज। इसके बाद प्रमुख उद्यान जो चर्चा में अभी रहे हैं, सलखन जीवाश्म उद्यान कहाँ है, ये आपका सोनभद्र में है। यहाँ से 140 करोड़ वर्ष पुरानी जीवाश्मीय संरचनाएं देखने को मिली हैं। इटावा सफारी उद्यान क्या है, अब नाम से ही प्रसिद्ध इटावा है तो इटावा में ही होगा। कुकरैल, कुकरैल आपका लखनऊ में पड़ता है। हाल ही में क्या है कि कुकरैल में नाइट सफारी परियोजना शुरू हुई थी, जिसके अब नाइट सफारी परियोजना में क्या होता था कि जितने भी रात में जीव जंतु जानवर रहने वाले हैं वो तो डिस्टर्ब होंगे, और जो भी पशु प्रेमी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाके पहुंच गए कि ये सब बंद करवाओ, ये जो हो रहा है रात में सफारी न करवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, नाइट में सफारी हो सकती है लेकिन कुछ नियम है उनके तहत हो सकती है। अनोखी दुनिया किसका, खुर्जा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में है, जबकि प्रेरणा पार्क प्रयागराज में है। ये दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। प्रेरणा स्थल हाल ही में स्थापित हुआ है, यहाँ पर 3 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं हैं। जबकि प्रेरणा पार्क जो कि प्रयागराज में है, यहाँ पर भी 3 लोगों की प्रतिमाएं हैं। तो 2 तो बराबर ही हैं, कौन कौन से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जगह यहाँ पर अशोक सिंघल की प्रतिमा है। ये चीज नाम याद रखना है। मान के चलो वो पूछ ले कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किन किन लोगों की प्रतिमाएं हैं, या राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क में किन किन लोगों की प्रतिमाएं हैं। रानी हो स्मारक, ये अयोध्या में है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके बाद करंट अफेयर्स की कुछ चीजें हैं, जैसे कि सारनाथ को 45वां आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, देख चुके हैं। नौसेना सौर वाटिका कहाँ स्थापित की गई है, लखनऊ में स्थापित की गई है, ठीक है। इसके बाद शिवाजी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है, ये ताजमहल के निकट आगरा में निर्माणाधीन है, ठीक है। और 2026 के साल के इस साल तक के अंत तक करने की परियोजना है। कुकरैल परियोजना क्या है, हमने देख लिया कि नाइट सफारी से जुड़ी हुई परियोजना है, बस स्थान का नाम याद रखना है, लखनऊ। 29 जुलाई की एक खबर है, वनस्पति अनुसंधान। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और जनजातीय कार्य मंत्रालय का 3 वर्षीय समझौता हुआ है, जो कि हमने ऊपर देख लिया था। गौ सांस्कृतिक संग्रहालय मथुरा के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय परिषद में प्रस्तावित है, ऊपर भी हमने देखा था, पहले भी देखा था। कांच संग्रहालय, कांच ध्यान करो कौन सा इसके लिए जिला या नगर फेमस होगा, फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद में निर्माणाधीन है, ठीक है। बजट 2026-27 में क्या है कि थारू संग्रहालय, शास्त्री स्मृति संग्रहालय, राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबंधन हेतु 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। मतलब 3 जगहों के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और राष्ट्र प्रेरणा स्थल भी उसमें एक है, जिसको कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब आता है हमारा अगला चैप्टर, और अगले चैप्टर का हमारा क्या नाम है, अगला चैप्टर है हमारा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है, तो दरअसल ये कुछ नहीं है, ये आपका पॉलिटी विषय से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर आपका पॉलिटी सही है तो इसको ना भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। अब मेरा काम है थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता देना। तो सबसे पहले त्वरित अवलोकन, ये चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस हमें यहाँ पर यही पता चलेगा कि चैप्टर में क्या क्या है। तो राज्य प्रशासन के हम आधारभूत ढांचा देखेंगे या आधारभूत संरचना। तो देखो राज्य पर कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते हैं, तो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव। सचिवालय के स्तर पर कौन होते हैं, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव। अब देखो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब का काम क्या होता है कि नीति बनाना, संचालन विभाग का समन्वय करना। लेकिन सचिवालय के स्तर पर ये सचिव वगैरह हो गए, तो ये ऊपर से जो नीतियां बन के आएंगे उन नीतियों को लागू करना और उनकी निगरानी करना। मंडल के स्तर पर प्रमुख कौन होता है, मंडलायुक्त। ये क्या करता है कि जिलों समन्वय करता है, राजस्व प्रशासन, ये सारी चीजें देखता है। जिले के स्तर पर प्रमुख आपका डीएम होता है, जो कि राजस्व, निर्वाचन,
आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था इत्यादि को बनाए रखता है। तहसील किस स्तर पर होता है? एसडीएम और तहसीलदार। और ब्लॉक किस स्तर पर होता है? वीडियो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, है ना। तैयारी तो आप इन्हीं दो के लिए कर रहे हो, इसके लिए तो आपको यूपीएससी देना पड़ेगा। कर अब हम बात करेंगे राज्य कार्यपालिका कि राज्य कार्यपालिका से कौन से प्रमुख जुड़े अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल, तो पॉलिटी विषय में जैसे मैंने पढ़ाया था कि रकानिकों का द्वियोदशम का सूत्र यूज करके आप राज्यपाल से संबंधित हाँ, राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 153 से 162 तक। तो इनको याद करने के लिए आप ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि राजा का नाक योगा से साफ। तो इस ट्रिक से क्या होगा कि राजा से क्या होगा कि आर्टिकल 153 में जो बात की गई है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा 153 में, इसमें कार्यपालिका संबंधित यानी 154 में। ना से क्या हो जाएगा? नियुक्ति, जो कि 155 अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। का से कार्यकाल कितना है। यो से योग्यता 157 में लिखा है योग्यता के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार 158 और 159 शपथ इत्यादि के बारे में लिखा है। खैर, इसके बाद आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद हैं वो आपके 164 है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में आपके सारे मंत्री आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री या साधारण राज्य मंत्री। मंत्रियों की सीमा कितनी होगी? तो 91 संविधान संशोधन के तहत बोला गया था कि 15% से जितना भी आपका विधानसभा की जनसंख्या है, विधानसभा की जितनी भी संख्या है उससे 15% ज़्यादा नहीं होगी। मान के चलो विधानसभा की संख्या जो है 150 है, तो इसका अगर हम 15% निकालेंगे तो 10, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन एक और चीज़ इसमें जुड़ी है कि कम से कम 12 तो होनी चाहिए। अब आपका जो 15% निकल कर आया है वो तो आया है केवल 10, ठीक है। आपका जो 15% निकल कर आया है वो तो केवल 10 आया है निकल के। लेकिन 12 तो कम से कम होनी चाहिए। तो 12 फिर होगी कि न्यूनतम 12 संख्या निर्धारित है, तो न्यूनतम कम से कम 12 तो होगी, तो फिर 12 आएगी, ठीक है। इसके बाद बात की गई है कि मंत्रियों की सीमा कितनी होगी। मतलब कुल मिला के कि विधानसभा की संख्या पर निर्भर करेगा कि मंत्रियों की सीमा कितनी होगी। तो 91 संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया था कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। तो मान के चलो कि अगर 100 विधानसभा में संख्या है तो 15% ही मंत्रियों की संख्या हो सकेगी। तो कुल मिला के जो मंत्रियों की संख्या होगी वो 15 से ज़्यादा नहीं होगी। एक यहाँ पर और नियम है कि न्यूनतम संख्या जो होगी वो 12 से कम भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें हमने पॉलिटी में डिस्कस की थी कि ये संविधान संशोधन क्यों लाया गया था, क्या क्यों प्रावधान किया गया था। फिलहाल मैं उन चीज़ों को नहीं डिस्कस करूंगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मान के चलो कि एक विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद की संख्या होती है या विधानमंडल में जो मंत्रिपरिषद की संख्या होती है वो विधानसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन आ जाते हैं? मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री या सामान्य राज्य मंत्री, ये सारे सब कुछ आ जाते हैं। महाअधिवक्ता का जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महाधिवक्ता है तो उसका जो उल्लेख है 165, हालांकि उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या, हर राज्य का जो महाअधिवक्ता होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में ही है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। मुख्य सचिव क्या होता है? ये सर्वोच्च IAS ऑफिसर होता है। ये राज्य के समान प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है पता है, मुख्यमंत्री कौन है ये सब कुछ पता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल में आपके 2 सदन आते हैं।
तो सबसे पहला जो सदन है वो आपका आता है विधानसभा, जबकि दूसरा सदन है वो आपका है विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है, जबकि विधान परिषद में 100 है। ये 5 वर्ष तक कार्यकाल में रहते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल समानतः 6 वर्ष होता है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस इतना लिखा है कि 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विधानसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोलते हैं, जबकि विधान परिषद में जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको हम सभापति या उपसभापति बोलते हैं। धन विधेयक है या नहीं है, ये तय करने का अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष का है। धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद इसे अधिकतम 15 दिन में रोक सकती है अपने पास। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मान के चलो साधारण विधेयक अगर प्रस्तुत किए गए और लोग विधानसभा और विधान परिषद के बीच में किसी भी तरीके का टकराव है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। देन वर्तमान आपके विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है सतीश महाना, जबकि विधान परिषद के सभापति कौन है? वो है कुंवर मानवेंद्र सिंह। ठीक है। न्यायिक सेवाओं से संबंधित संस्थाएं भारत में उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी प्रधान पीठ जो है वो प्रयागराज में है। इसे 1866 में स्थापित किया गया था। लखनऊ में एक खंड पीठ है जो कि निर्धारित अवध क्षेत्र के मामले देखती है। यह पृथक उच्च न्यायालय नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, ये लखनऊ में है। ठीक है। ये एक वैधानिक बॉडी है जिसका स्थापना राज्य लोक सेवकों के निर्दिष्ट सेवा विवाद अधिनियम 1976 के तहत किया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसकी जो पीठ है वो आपकी इलाहाबाद पीठ है। राजस्व परिषद सर्वोच्च राजस्व न्यायिक निकाय है ये राजस्व परिषद। देन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया, कौन लेता है कौन नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये संवैधानिक संस्थान है जिसका उल्लेख 315 में इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। इसके बाद जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी महिला संरक्षण के लिए, शिकायत सुनवाई के लिए, अध्ययन और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए। ठीक है। लोकायुक्त की स्थापना आपकी की गई थी 1975 में। राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, इसका काम क्या है कि शिकायत इत्यादि पर ध्यान देना है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसी प्रकार पर स्टेट के स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। खैर, ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली। इसके बाद पुलिस इकाइयों से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। आपको ये कॉल नंबर याद कर लेना कि साइबर अपराध की अगर कोई धोखाधड़ी हुई है तो किस पर कॉल करेंगे? 1930 पे। महिला और बाल सहायता के लिए तो महिला शक्ति लाइन जो है वो 1090 है, जबकि बाल सहायता के लिए 1098 है। उत्तर प्रदेश 112 क्या है? पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सहायता के लिए एक एकीकृत सेवा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसी तरह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन क्या है? 1076। इसके बाद यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स दिया गया है। नहीं भी आता होगा तो काम चलेगा। अब आते हैं 20वें चैप्टर पर जो फेमस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो इसमें वही त्वरितावलोकन प्राग ऐतिहासिक के काल से शुरू होकर राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर वर्तमान तक। ठीक है। इसको नहीं देखेंगे, आगे चीज़ें हमें एक एक देखने को मिलेंगी। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं। मान के चलो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा आयोग ने कि बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, या सही मिलान करने के लिए दे दिया कि 3-4 प्राग ऐतिहासिक काल स्थल दे दिए और बोला कि इनको आपस में आप बैठ के मैच करो, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख क्षेत्र हैं। बेलन घाटी, बेलन घाटी इसको ऐसे याद करिए, जब हम अभी स्टार्टिंग में जब वीडियो की शुरुआत हुई थी, जब हमने इस वीडियो में ज्योग्राफी हमने देखा था, तो ज्योग्राफी में हमने देखा था कि गंगा की एक सहायक नदी है बेलन नदी, और ये बेलन नदी किस जिले से प्रवाहित हो रही थी, तो हमने वहां देखा था प्रयागराज से। तो बेलन घाटी क्या है? बेलन घाटी दरअसल उस नदी के घाटी क्षेत्र है जहां पर मानव आवास पाए गए हैं और कुछ मानव पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहाँ पर है? प्रयागराज मिर्जापुर में है। और यहाँ से पूरा पाषाण से लेकर नौ पाषाण तक की सारी संस्कृतियों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। चौपानी मांडू, ये जगह कहाँ पर है? प्रयागराज में है। यहाँ पर मध्य पाषाण काल से नौ पाषाण काल तक की चीजें हमें देखने को मिलती है। कोल्डी हवा और महदगढ़ा, ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। नौ पाषाण काल से जुड़े स्थल है। यहाँ पर धान, कोल्डी हवा में क्या था कि धान के सबसे प्रथम साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिश युक्त पत्थर, आभूषण इत्यादि देखने को मिलते हैं। सराय नहार, राय, महददा, दमदमा, ये कहाँ है? ये प्रतापगढ़ में है। ये मध्यकालीन मानव कंकाल यहाँ देखने को मिलते हैं। लहुरा देव, ये संत कबीर नगर में है। प्रारंभिक कृषि और धान के प्राचीन प्रमाण यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आलमगीरपुर, ये मेरठ में है। ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर है। मान के चलो कि ये हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर है आलमगीरपुर। हुलास सहारनपुर में है। ये हड़प्पा के बाद जो मतलब हड़प्पा सभ्यता जब लुप्त हो जाती है, तो ऐसा तो है नहीं है कि कोई सभ्यता लुप्त हुई तो सारे जीव जंतु इंसान एक ही साथ सब गायब हो जाएंगे, नहीं। सभ्यता का लुप्त होने का सीधा सा मतलब है कि जो सभ्यता कभी शहरों में मिलजुल के आपस में एक जगह निवास करती थी, कुछ ऐसी स्थितियां आई कि वो वहाँ का जो निवास स्थान था वो छूट गया, अलग अलग लोग चले गए, इसी को कहते हैं हम सभ्यता का पतन। तो अब लोग अलग अलग गए, तो इसका सीधा सा मतलब है कुछ आसपास की जगह में रह गए होंगे, या कुछ बहुत देर तक रुके रहे होंगे, बाकी सब कुछ तितर बितर हो गया होगा। तो इसी संदर्भ में जो हुलास है आपका, ये सहारनपुर में है, और इसको हम उत्तर हड़प्पाई मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद वाला स्थल मानते हैं। सिनौली कहाँ है? सिनौली आपका बागपत में है। ठीक है, यहाँ पर ताम्र युगीन समाधियाँ इत्यादि देखने को मिलती है। इस पर शायद मनोज बाजपेयी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सिनौली पर। टाइम हो यूट्यूब पर है, देखना, ज़्यादा देर की नहीं है, 14-15 मिनट की है। हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा, ये कहाँ है? मेरठ एटा जिले के पास आएंगे। यहाँ पर लोहे प्रयोग इत्यादि के साक्ष्य देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वैदिक संस्कृति, महाकाव्य और महाजनपद काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक संस्कृति का मुख्य क्षेत्र तो आपको पता ही है कि वैदिक संस्कृति, जो ऋग्वैदिक संस्कृति है, इसका मुख्य क्षेत्र जो होता है वो सप्त सिंधु होता है, यानी उत्तर पश्चिम भारत। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र धीरे धीरे बदलने लगते हैं, और यहां से संस्कृति आपकी पूर्व दिशा में बढ़ने लगती है, और कुरु पंचाल जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और आगे यही प्रक्रिया चलती रहती है। मान के चलो कि ये आपका भारत है, सॉरी इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। हाँ, मान के चलिए ये आपका भारत है। ठीक है, अब यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के लोग रहा करते थे, ऐसा माना जाता है। अब कुछ परिवर्तन आते हैं यहाँ पर, और ये सप्त सैंधव वाला क्षेत्र, यहाँ पर कुछ परिवर्तन आए, तो यहाँ से संस्कृति इस तरीके से आगे चलने लगी। अब जब आगे चलने लगी तो यहाँ पर कुरु पंचाल क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। चीज़ें आगे रुकी नहीं, और आगे की तरफ बढ़ी धीरे धीरे। तो यहाँ पर और महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे। कितने महाजनपद मिलेंगे देखने को? 16 महाजनपद हैं टोटल। उन 16 महाजनपद में उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके हैं 4। ठीक है, तो सबसे पहला जो महाजनपद है वो है आपका काशी। अब इस काशी महाजनपद की राजधानी बोल सकते हैं, या इसका केंद्र जो है वो था वाराणसी। ठीक है, काशी का केंद्र या राजधानी वाराणसी थी, और मध्य गंगा घाटी का यह प्राचीन नगर होता था। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं ना वाराणसी का महत्व कहाँ तक है, कितना पुराना है ना। फिर इसके बाद कौशल का मुख्य केंद्र श्रावस्ती,
और साकेत, अयोध्या, ये दोनों भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी और ये यमुना तट पर स्थित था और ये वाणिज्यिक केंद्र भी था, बौद्ध धर्म से भी संबंधित था। पंचाल, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल भी राजधानी थी। ये कहाँ है? ये वर्तमान में बरेली बदायूं क्षेत्र के आसपास आपको ये महाजनपद देखने को मिलता है। कुरु, कुरु के इनकी प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में इंद्रप्रस्थ एक था। ठीक है, इसके बाद सूरसेन, ये सूरसेन का जो केंद्र था प्रमुख वो मथुरा था। यमुना तट पर स्थित मथुरा है और ये मथुरा कृष्ण परंपरा से संबंधित है। इसके बाद मल्ल गणराज्य या महाजनपद, इसका जो प्रमुख क्षेत्र था वो कुशीनारा या पावा था। ठीक है, और लास्ट में जो है चेदी, चेदी का जो केंद्र था वो था सुक्तिमती और ये सुक्तिमती कहाँ है? वर्तमान में बुंदेलखंड में है। खैर, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म या बौद्ध इतिहास में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही है। तो 3 स्थान यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे और आपको ध्यान रखना है कौन कौन से। सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। सारनाथ कौन सी जगह है? जहां बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहां से की थी? फटाफट बताओ। बोध गया। ठीक है, कुल मिला के जो प्रथम उपदेश दिया वो सारनाथ है और यहीं पर अशोक का स्तंभ देखने को मिलता है जिसे हम आज भारतीय चिन्ह के रूप में या भारतीय प्रतीक के रूप में उसे स्वीकारा गया है। इसके बाद श्रावस्ती, बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक वर्षावास बिताया। कहने का सीधा सा मतलब है कि अब भिक्षु हैं, भिक्षु भ्रमण करते हैं, एक स्थान पर तो रहते नहीं हैं। अब इस भ्रमण की प्रक्रिया में श्रावस्ती में वो कुछ ज्यादा दिन रुके, शायद कहा जाता है लगभग 20 साल वो रुके। इसके बाद कुशीनगर, तो कुशीनगर क्या है? यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और यह मल्लगढ़ राज्य से जुड़ा हुआ था। तो एक बार फिर से जन्म कहाँ हुआ है गौतम बुद्ध का? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ मिला है? बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? वो हुआ है कुशीनगर में। इसके बाद आता है संकिसा। संकिसा क्या है कि दरअसल बौद्ध परंपरा में ये माना जाता है कि बुद्ध स्वर्ग से अवतरित हुए थे। ठीक है, तो स्वर्गावतरण परंपरा है यहाँ पर। कौशाम्बी, अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वत्स की राजधानी होने के साथ साथ यह बौद्ध कला केंद्र का भी प्रमुख जगह के रूप में इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद पिपरहवा, ये आपका सिद्धार्थनगर जिले में है और कपिल वस्तु से संबंधित बौद्ध स्तूप और अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। देन इसके बाद बात करते हैं कि मौर्य काल में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही। तो देखो, मौर्य काल में उत्तर प्रदेश का महत्व बढ़ता है क्योंकि अशोक द्वारा अनेक बौद्ध स्थल बनवाए जाते हैं, शिलालेख बनवाए जाते हैं, स्थापत्य का विकास किया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो महत्व तो है। इसके बाद गुप्त काल, गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश का विशिष्ट स्रोत है तो वो है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की है। किसने लिखी है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा ये रचित है। तो प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से, लेकिन इसके रचयिता है हरिशेन। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों, राजनीतिक नीतियों इत्यादि का विवरण देखने को मिलता है। इसके बाद मथुरा और सारनाथ, तो गुप्त काल में मूर्ति कला में आपका ये चीज भी देखने को मिलता है कि मथुरा क्या था कि प्राचीन काल से कला का एक प्रमुख केंद्र था। हर्षवर्धन और कन्नौज, तो क्या होता है कि हर्षवर्धन कन्नौज को राजधानी बनाता है। ये बहुत बड़ी राजधानी के परिवर्तन था, राजनीतिक परिवर्तन था। अब कन्नौज उत्तर भारत के एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर हर्षवर्धन द्वारा कुछ समारोह का भी आयोजन किया जाता था। कहाँ कहाँ किया जाता था? तो एक तो किया जाता था कन्नौज में, दूसरा जो किया जाता था वो प्रयाग में किया जाता था, जिससे आज हम कहते हैं
प्रयागराज। तो वेनसांग जब आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो अपने विवरण में, यात्रा विवरण में इसका जिक्र करता है। देन इसके बाद आते हैं कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखो, कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है और कन्नौज इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है, तो उस लिहाज से कन्नौज के बारे में जानकारी हमें लेना जरूरी है। तो कन्नौज क्या होता है कि दरअसल जब हर्षवर्धन का शासन खत्म हो जाता है, तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपके गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। और जब तीन लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तीन पक्ष लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो इसी को हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो अभी आपको लगता होगा ना कि कन्नौज के लिए इतना झगड़ा क्यों होता था। तो देखो, कन्नौज क्या था, गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में स्थित था, व्यापारिक मार्ग से जुड़ा हुआ था, राजनीतिक प्रतिष्ठा का केंद्र था। तो कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक विशेष अहमियत रखता था। तो इस दौरान क्या होता है, खैर होता क्या है कि गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज के समय कन्नौज एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरता है, ठीक है। और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने इसको नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद चंदेल, तो चंदेलों के लिए मुख्य क्षेत्र जो था वो बुंदेलखंड था, और यहाँ पर आपका कालिंजर का किला और महोबा, ये दो चीज आपको फेमस तौर पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद गहड़वाल वंश, ये क्या है गहड़वाल वंश? तो ये कन्नौज से संबंधित है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार संघर्ष होता है, संघर्ष होने के बाद तीनों शक्तियां खत्म हो जाती हैं, और जब वो तीनों शक्तियां खत्म हो जाती हैं तो यहाँ पर कुछ प्रमुख शासक आते हैं और राज करते हैं, चंद्रदेव, गोविंद चंद्र और जयचंद्र। अब जयचंद्र की जो बेटी थी, उस बेटी का पृथ्वीराज चौहान से शादी विवाह होना था। अब पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती की जाती है जयचंद्र द्वारा, और इसी बात पर आगे लड़ाई झगड़ा होता है। तो पृथ्वीराज चौहान के सामने जयचंद्र की तो ज़्यादा हिम्मत थी नहीं, तो वो क्या करता है, वो बुला लेता है मोहम्मद गोरी को। तो इसी संदर्भ में कहा जाता है कि जयचंद की औलाद, और इस टाइप के अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं। खैर, हमें उस पर नहीं जाना। चंदावर युद्ध क्या है? तो दरअसल क्या है कि पहले मोहम्मद गोरी को बुलाता है, और मोहम्मद गोरी आता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई करता है। तराइन के प्रथम वार में हार जाता है, लेकिन सेकेंड युद्ध में जीत जाता है। अब मोहम्मद गोरी को ये लग रहा था कि चलो दिल्ली में जो, या अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के रूप में एक राजनीतिक शक्ति थी, उसे तो खत्म कर दिया, लेकिन ये जयचंद भी मेरे लिए एक कांटा बन के रहेगा, आगे समय में दिक्कत करेगा। तो इस संदर्भ में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है और जयचंद को हरा देता है। तुर्क सत्ता, कन्नौज, बदायूं, ये आपके दिल्ली सल्तनत के टाइम पर शामिल होते हैं। इसके बाद जो अगला चरण आता है, सल्तनत काल, शर्की और मुगल कालीन उत्तर प्रदेश। तो सबसे यहाँ पर जरूरी है कि जौनपुर शहर आपका उत्तर प्रदेश का प्रोमिनेंट शहर है। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मलिक सवर द्वारा 1394 में सरकी वंश की स्थापना की जाती है, और अगले शासक इब्राहिम शाह के समय यह उत्कर्ष पर जाता है, जिसे सिराजे हिंद बोला जाता है। क्यों सिराजे हिंद बोला जाता है? क्यों जौनपुर को सिराजे हिंद क्यों बोला जाता है? दरअसल क्या था कि जौनपुर एक विशेष तौर पर शिक्षा, संस्कृति, स्थापत्य का बड़ा केंद्र के रूप में उभर चुका था, इसलिए इसे सिराजे हिंद बोला जाता था। इसके बाद बात करते हैं सरकी स्थापत्य की, कि यहाँ पर कौन कौन सी आपको मस्जिदें इत्यादि देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल मस्जिद, लाल दरवाजा इत्यादि देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या आता है कि लोधी वंश का शासन आता है दिल्ली के सल्तनत काल में, और लोधी वंश हमला कर देता है सरकी राज्य पर, और इस सरकी राज्य को समाप्त कर देता है। जो सरकी राज्य आपका था वो 100 साल के आसपास रहता है, और इसके बाद यह शर्की वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सिकंदर लोधी, ये सिकंदर लोधी 1504 में आगरा नगर की स्थापना करता है, जिसे 1506 में राजधानी बनाता है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है
कि आगरा जो नगर है वो मुगलों द्वारा नहीं बसाया गया है। अगर प्रश्न आता है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। बाबर आता है 1526 के आसपास, और 1526 के बाद आगरा पर अपना विस्तार कर लेता है। पानीपत का युद्ध होता है और इसमें सिकंदर लोदी हार जाता है और यहाँ पर बाबर की सत्ता स्थापित हो जाती है। बाबर से कहानी आगे बढ़ती है, हुमायूं आता है, इसके बाद अकबर आता है। अकबर आगरा को प्रमुख राजधानी बनाता है। कब? प्रयागराज के किले का निर्माण भी आरंभ किया किसने? अकबर ने। तो जब फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर कौन सी प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपका बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इनमें क्या होता था? दरअसल यहाँ से प्रशासन, राज दरबार, धार्मिक स्थल के रूप में इनको स्थापित किया गया था। प्रयागराज किला, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, अकबर के समय में इसका निर्माण आरंभ हुआ था। इसका लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक था, गंगा यमुना के संगम पर स्थित था। और नदी संगम केवल धार्मिक महत्व नहीं बल्कि सैन्य और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद बात करते हैं शाहजहां और आगरा की। तो शाहजहां की सबसे प्रसिद्ध देन आपको तो पता ही है, ताजमहल है। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में कई चीजें बनवाई, जैसे कि आगरे किले का दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद समय और आगे बढ़ता है और मुगल सत्ता कमजोर हो जाती है। मुगल सत्ता कमजोर होती है तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, जैसे अवध, रुहेलखंड, बनारस, फर्रुखाबाद, इनका उदय होता है। तो अवध के बारे में अगर हम देखें तो अवध की स्थापना आपकी सादत बुरहान उल मुल्क ने की थी। कब? 1722 में की थी। इसके बाद सुजाउद्दौला। अब क्या है कि समय जैसे आगे बढ़ता है, अवध की स्थापना हो गई और समय आगे बढ़ा, प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब इस बक्सर के युद्ध में अवध की भी सहभागिता भी थी। ठीक है, तो अवध की सहभागिता होने की वजह से इस बक्सर युद्ध में सुजाउद्दौला की पराजय होती है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इसके बाद आता है आसफुद्दौला। आसफुद्दौला क्या होता है कि अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर लेता है। तो कुल मिला के अब क्या होता है, फैजाबाद का महत्व कम हो जाता है और लखनऊ नवाबी संस्कृति के एक बड़ा केंद्र के रूप में उभरता है। और आसफुद्दौला ही यहाँ इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा इत्यादि का निर्माण कराता है। फिर इसके बाद सादत अली खां द्वितीय का नाम उत्तर प्रदेश के इतिहास के दृष्टिकोण से प्रमुख है। प्रमुख क्यों है? क्योंकि दरअसल 1801 में यह सहायक संधि करता है और अवध का बड़ा भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है इसको। अगला नाम वाजिद अली शाह है। वाजिद अली शाह क्या? दरअसल ये अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है, 1856 में अवध का विलय डलहौजी द्वारा कर लिया जाता है। तो अब जब अवध का विलय हो गया तो इन नवाबों की नवाबी खत्म हो गई और ये अंतिम नवाब के रूप में जाना जाता है। खैर, इसके बाद अगर हम बात करें रुहेलखंड की, तो यहाँ के जो प्रमुख नेता पाए जा सकते हैं वो है अली मोहम्मद खां। ठीक है, और ये प्रमुख बरेली इनका प्रमुख केंद्र था। 1774 के युद्ध के बाद ये संघर्ष के बाद रामपुर रियासत का ये विकास करते हैं। इसके बाद बनारस राज। तो बनारस राज में जो प्रसिद्ध हैं वो बलवंत सिंह के बाद चेत सिंह यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। इनका संघर्ष 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ होता है। फर्रुखाबाद 1774 में मोहम्मद खां बंगस द्वारा इसको बसाया जाता है। कुल मिला के ये बंगस नवाबों का एक केंद्र के रूप में उभरता है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर उत्तर प्रदेश का क्या क्या नामकरण रहा, तो ये क्रोनोलॉजी थोड़ी सी जरूरी है। हालांकि शुरुआत में ही हमने कुछ क्रोनोलॉजी समझ ली थी, लेकिन अगर स्टार्टिंग से बात करें तो 1803 में अंग्रेजों ने अलीगढ़ और आगरा पर अधिकार कर लिया। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत को गठित करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक प्रशासनिक केंद्र क्या बन के आता है? आपका आगरा निकल कर आता है। 1856 में अब अवध का विलय हो जाता है। ठीक है, 1856 में डलहौजी द्वारा अवध का विलय कर लिया जाता है। तो अब जो मुख्यालय था, प्रशासनिक मुख्यालय, जो अभी यहां पर आपने देखा आगरा के संदर्भ में, ठीक है, तो ये प्रशासनिक मुख्यालय आपका आगरा से इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1870 में क्या होता है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध का संयुक्त प्रशासन चलने लगता है।
मतलब आगरा और अवध का संयुक्त रूप से अंग्रेजों द्वारा प्रशासन किया जाता है। अब जब अंग्रेजों द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासन किया जाता है तो 1902 में इसका जो नाम आ जाता है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, इसका नाम आ जाता है। ठीक है। और 1921 में प्रांतीय राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी जाती है। और 1937 की कहानी हमें पता है कि इसका नाम संयुक्त प्रांत हो जाता है। 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश नाम पड़ता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश नाम पड़ता है, तो इसलिए 2018 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है। 2007 में इसी उत्तरांचल का नाम पड़ता है क्या? उत्तराखंड। ठीक है। 1857 के विद्रोह जो हुए, इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ये चीज हम लोग देख चुके हैं व्यक्तित्व के स्तर पर। तो वहां स्पेशली एक हेडिंग में हमने देखा था 1857 के बारे में। अब हम सीधे आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और उत्तर प्रदेश का क्या रहा। ठीक है। तो सबसे पहला कांग्रेस के अधिवेशन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पूरे भारत भर में कांग्रेस ने अधिवेशन किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अधिवेशन किए तो सबसे तीसरा अधिवेशन आपका, चौथा अधिवेशन आपका इलाहाबाद में होता है। कहां, कब होता है? 1888 में। ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद में ही 1892 में होता है और 1910 में होता है। बनारस में एक अधिवेशन होता है 1905 में, और इस अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। लखनऊ में आपके 3 अधिवेशन होते हैं, 1899, 1916, इसी में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता होता है, और 1936 आचार्य नरेंद्र देव के संदर्भ में यह अधिवेशन थोड़ा सा, और समाजवादी विचारधाराओं के संदर्भ में यह अधिवेशन आपका प्रसिद्ध हो जाता है। खैर, इस चीजों का हम इतिहास में पढ़ेंगे। लखनऊ अधिवेशन अब क्या है कि इसके बारे में हमने बताया कि नरम दल और मतलब नरम दल और गरम दल आपस में मिल जाते हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग का भी समझौता होता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, तो 1916 में इसका उद्घाटन होता है। इसकी स्थापना कौन करते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो उद्घाटन समारोह में गांधी यहां से महत्वपूर्ण भाषण देते हैं। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे। चौरी चौरा कांड कब होता है? ये कांड होता है 4 फरवरी 1922 को। स्थान क्या रहता है? गोरखपुर। ठीक है। तो गोरखपुर में जो ये हिंसक घटना घटती है, तो इस घटना की वजह से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। हालांकि चौरा चौरी की यह घटना 4 फरवरी को घटित हुई थी, आंदोलन का जो स्थगन हुआ था वो 12 फरवरी को हुआ था। तो ये चीज आप ध्यान रखना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है, कानपुर में होती है, और इसका स्थापना करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, ये सारे चीज लोग रहते हैं। फिर काकोरी ट्रेन एक्शन, ये घटना आपकी 9 अगस्त 1925 को होती है। लखनऊ के निकट काकोरी जगह में क्रांतिकारी क्या करते हैं कि सरकारी खजाना लूटने के उद्देश्य से एक ट्रेन को निशाना बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद चंद्रशेखर, तो ये दरअसल चंद्रशेखर आगे चल के हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। पुलिस इनके पीछे पड़ी रहती है। तो किसी मुखबिर मीन्स कोई सूचना देने वाला था, और वो बता देता है कि चंद्रशेखर आजाद अभी वर्तमान में कहाँ है, और पुलिस वहां पहुंच जाती है। कब? 27 फरवरी 1931 को। तो ये अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में एक जगह है, वहां खुद को ही गोली मार के अपना अंतिम दिन या खुद की ही जान ले लेते हैं। इसका तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो बलिया में चित्तू पांडु के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन होता है। अब उत्तर प्रदेश में कुछ देखते हैं कि किसान और श्रमिक और क्रांतिकारी गतिविधियां कौन सी हुई हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके बाद अवध किसान आंदोलन 1920 से लेकर 1921 तक चलता है। इसका जो मुख्य क्षेत्र रहता है वो आपका रहता है प्रतापगढ़, रायबरेली, और इससे संबंधित जो प्रमुख नेता थे वो बाबा रामचंद्र इत्यादि थे। इनका प्रमुख जो उद्देश्य था कि लगान कम करो, बेगार, ये सारी चीजें थी। एक आंदोलन ये आपका शुरू होता है 1921 से 1922 के बीच में, हरदोई बहराइच के क्षेत्र में ये आंदोलन शुरू होता है, और इसके जो नेता होते हैं वो मदारी पासी होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लगान और बेगार जो कराया जा रहा है भाई, इसको खत्म करो। फिर इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना 1936 में होती है, और इसका लखनऊ में पहला अधिवेशन होता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर मेरठ षड्यंत्र केस
1929 ये क्या है? दरअसल श्रमिक और साम्यवादी नेताओं पर मुकदमा चलाया जाता है। तो कुल मिला के मेरठ षड्यंत्र केस क्या क्या था कि इसमें जितने भी लोग शामिल थे तो वो समाजवादी विचारधारा को या साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे, और यह ब्रिटिश सरकार देख नहीं सकती थी, जिसकी वजह से इन सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाता है। खैर, तो ये हिस्ट्री के जो मेजर में, देखो हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे ना तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जुड़ी मेजर घटनाएं थी मैंने उसी पर बात की है, बहुत इधर उधर की चीजें मैंने नहीं डिस्कस की है। तो अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या फेमस रहा है। तो 3 जनवरी 2025 को पिपर हवा अवशेष, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, सबसे पहला है 30 जुलाई 2025 को पिपर हवा अवशेष। थोड़ी देर पहले हमने देखा था पिपर हवा कहां पर है, ये आपका सिद्धार्थ नगर में स्थित एक स्थल है जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। अब यहां से क्या हुआ है कि सिद्धार्थ नगर से जुड़े पवित्र बौद्ध रत्न अवशेष 127 वर्ष बाद भारत लौटे हैं। तो ये हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का शानदार प्रश्न है। इसके अलावा इसके बाद जो एक दूसरी घटना है कि 3 जनवरी 2026, तो यहां पर प्रदर्शनी की जाती है पिपर हवा की। यह प्रदर्शनी कहां की जाती है? राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और यहां पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 9 अगस्त 1925, थोड़ी देर पहले हमने देखा था इस दिन क्या हुई थी, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब इसके 100 साल पूरे हो गए थे, तो 100 साल जब पूरे हो गए तो राज्यव्यापी शताब्दी कार्यक्रमों का समापन किया गया। ठीक है, फिर सारनाथ, अब सारनाथ को 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 21। अब अगले जो 2 चैप्टर रहने वाले हैं तो इसमें करंट अफेयर्स सारा शामिल है। तो इसमें हम करंट अफेयर्स तो डिस्कस ही करेंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है तो उत्तर प्रदेश की बेसिक चीज़ें भी डिस्कस होंगी। तो यानी इसमें करंट अफेयर्स तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज भी तैयार होगा। तो सबसे पहले कि वर्तमान में कौन से संवैधानिक और राजनीतिक पदाधिकारी हैं, आपको अच्छे से पता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बजट की। बजट भी हम लोग इस वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहला कि जो बजट पारित किया गया 2026-27 का, तो इसका कुल आकार कितना था? तो कुल आकार था 9,12,696 करोड़ रुपए, यानी बात कर सकते हो कि लगभग 9,13 लाख करोड़ रुपए, और ये पिछले बजट से 12.9% अधिक है। तो अब सवाल ये बनता है कि ये बजट जा कहाँ रहा है? तो यहाँ 2 चीज़ें ध्यान रखिए। सबसे पहले कि नई योजना जो संचालित की गई है उनके लिए 43,000 करोड़ का बजट दिया गया है, मतलब 43,565 करोड़ का। कुल बजट का 19.5% पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय का क्या मतलब होता है? जो देखो, सरकार अगर किसी कर्मचारी को सैलरी दे देती है तो ये तो राजस्व व्यय हो गया, लेकिन सरकार एक्सप्रेसवे बनाए, ब्रिज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में आता है। तो 19.5% वाला फिगर या ये डेटा हमें बताता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और में कितना निवेश कर रही है। आगे हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा की। तो राजकोषीय घाटा 2026-27 में सरल राज्य के जीडीपी का 3% रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रीय भागीदारी। तो क्षेत्रीय भागीदारी में 3 डेटा आप याद रखना कि शिक्षा के लिए 12.4%, चिकित्सा के लिए 6% और कृषि सेवाओं के लिए 9% की चीज़ें आवंटित की गई हैं बजट्स में से। खैर, बजट की कहानी अभी ख़त्म नहीं हो रही है। कुछ विशिष्ट एलोकेशन भी किए गए हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तार और नवीन नगर प्रोत्साहन के लिए 3500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और उत्तर प्रदेश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को बढ़ावा देने के लिए 225 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जहां पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय उपलब्ध नहीं है तो वहां पर 580 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण हो सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या है, हम ऊपर देख चुके हैं, पहले देख चुके हैं। इसके बाद
साथ ही गरीब बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता भी अब बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दी गई है। पीडीएफ में नहीं है, लेकिन ये मुझे याद आया तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी निर्यात में ओवरऑल जो बाकी हमारे स्टेट हैं उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। तो इसमें उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला है ओवर एंड ऑल। लेकिन अगर बात की जाए कि लैंड लॉक स्टेट में उसका कौन सा स्थान है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, लैंड लॉक का सीधा सा मतलब है, स्थल रुद्ध का सीधा सा मतलब है कि इसकी सीमा समुद्री सीमा के साथ नहीं लगती है। तो उसमें बात की जाए तो उसमें पहले स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये जानना कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ प्रमुख नीतियां हैं और शासन सुधार हैं। देखो ये नीतियां जो हैं ये मेंस के हिसाब से आपके लिए ज़रूरी हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं है, प्रीलिम्स में आपके लिए नहीं पूछा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये लिखने काम आती हैं। जब आप मेंस के आंसर राइटिंग या मेंस के पेपर लिख रहे होते हैं तब आप मेंशन करते हैं कि कौन सी स्टार्टअप नीति है या कौन सी प्रोत्साहन नीति है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप चाहें तो देख लेना, बाकी इसमें ऐसा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाँ सेमीकंडक्टर के बारे में देख लेना कि सेमीकंडक्टर नीति है, क्योंकि सेमीकंडक्टर पर इस समय बहुत ज़्यादा फोकस रहता है यूपी गवर्नमेंट का। इसके बाद और मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ है क्या बताने लायक। निवेश मित्र 3.0 ये आपका 24 मार्च 2026 को शुरू किया गया है। मतलब निवेश मित्र क्या है, निवेश मित्र देखो पहले उद्योग बंधु हुआ करता था, उसी का एक अलग रूप निवेश मित्र है। और निवेश मित्र में हर साल नई नई चीज़ें शामिल करते रहते हैं। तो निवेश मित्र आपको 2.0 मिलेगा, फिर 3.0 मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो खैर उस पर इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि लोक सेवा अधिकरण जो है उसमें अध्यक्ष की जो अधिकतम आयु है उससे 65 ईयर से बढ़ाकर 67 ईयर्स कर दी गई है, और सदस्यों की आयु 62 ईयर से 65 ईयर कर दी गई है। तो हो सकता है कि पूछ ले। जलालाबाद का नाम परिवर्तित किया गया है, परशुरामपुरी कर दिया गया है, ये हम 2 बार देख चुके हैं। डिजी रोवर भूमि पैमाइश अभियान 1 जुलाई 2026 को कहाँ से शुरू किया गया है, ये सहारनपुर से शुरू किया गया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। उद्योग और निवेश की दिशा में कौन कौन से करंट अफेयर्स हमारे लिए देखना जरूरी है। तो सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जेवर के पास एक इकाई की स्थापना की गई, सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की है। इसमें हमें 2-3 चीज़ें जानना जरूरी है कि सबसे पहला किसको स्थापित किसने किया है। तो स्थापित करने वाली कंपनी है SCL और फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर इकाई, मतलब 2 लोगों के सहयोग से ये कंपनी यहाँ पर ये इकाई स्थापित की गई है सेमीकंडक्टर। और दूसरा स्थापित कहाँ की गई है, तो जेवर में। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसकी उत्पादन क्षमता की, अगर सेमीकंडक्टर की भी उत्पादन क्षमता की बात करी जाए तो 20,000 वेफर प्रतिमाह निर्माण किया जाएगा। वेफर का है ये बहुत, इसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन, ये बजट में इस साल का जो बजट आया था उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उसमें ये मिशन संचालित किया गया है। और इस बजट के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जैसे नाम से ये कि AI मिशन है, तो AI मिशन है तो AI के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रगति परियोजना कि नोएडा में एकीकृत रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। टेम्पर्ड ग्लास इकाई जो आपके फ़ोन स्क्रीन में चढ़ता है, तो वो कहाँ स्थापित की गई है, ग्रेटर नोएडा में। रेल पथ सौर प्रणाली, तो जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया था कि बनारस रेल इंजन कारखाना ने वाराणसी में पटरियों के मध्य 70 मीटर तक लंबी सौर पैनल प्रायोगिक प्रणाली को स्थापित किया। मतलब जो पटरियाँ होती हैं उसके बीच में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, और ये क्या है कि ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप कुछ दिन के लिए लगाओगे और उसको हटा भी लोगे। तो खैर ये देख लीजिएगा। टाइटेनियम और एवं सुपर एलॉय संयंत्र, मतलब एलॉय क्या होते हैं आपके, जैसे एलॉय कार में पहिए में यूज़ होते हैं, तो उसका जो अंदर का कवर होता है जिसे रिम बोलते हो, तो वहाँ पर एलॉय वाली बॉडी लगाई जाती है। तो ये किस धातु से बना होता है, तो ये बना होता है टाइटेनियम से।
तो इसके लिए जो इकाई स्थापित की गई है वो लखनऊ में स्थापित की गई है, ये चीज़ ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, तो गोरखपुर में इसका नया केंद्र स्थापित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम विश्वविद्यालय की स्थापना चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में की गई है। यक्ष अनुप्रयोग, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस से संबंधित है। और औषधीय चिकित्सा उपकरण सहयोग, तो इसकी दिशा में क्या किया गया है कि भारतीय औषध कोष आयोग और उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा परिषद के बीच में जुलाई 2026 में समझौता हुआ था इस संदर्भ में, जिससे कि औषधि संबंधी गुणवत्ता, सतर्कता, प्रशिक्षण इत्यादि को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम बात करते हैं एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये कब शुरू हुआ था, तो ये 24 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका विचार कहाँ से आया था, तो इसका विचार आया था जापान के एक व्यक्ति हैं, जापान के ओइता प्रांत में चले एक गांव एक उत्पाद आंदोलन से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जो कि 1979 में चला था। और इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम लागू की है। आपका बजट आया है 2026-27 में, तो इसमें जैसे कि बोला गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, निर्यात को बढ़ावा मिला है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। तो बजट में, इस साल के बजट में वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, यानी एक जिला एक व्यंजन की भी शुरुआत की गई है। जैसे कि मान के चलो लखनऊ में टुंडे कबाब बहुत फेमस हैं। इसी तरीके से अलग अलग जगह चीज़ें, जो जिस जिले की जो खाना प्रसिद्ध है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि एक तो फूड कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, और उत्तर प्रदेश में टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। खैर, कौन से जिले के कौन से उत्पाद हैं वो आप पढ़ चुके होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर ये डिटेल लिस्ट दी गई है, आप लोग देख लेना कि किस जिले में कौन सा उत्पाद फेमस है। और संरचना और परिवहन की अगर बात की जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, मेरठ से प्रयागराज, इसको भी हम देख चुके हैं अपने अवसंरचना वाले टॉपिक में। 594 किलोमीटर लंबा है, तो अभी तक भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो पहला कि ये सबसे लंबा है, लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर है। जोड़ता किसको है, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। नोएडा में जो आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उसका प्रथम चरण का उद्घाटन हो चुका है। ये कब हुआ था, 28 मार्च 2026 को। मेरठ में मेट्रो या नमो भारत, तो 22 फरवरी 2026 को आपकी ये सेवा शुरू की गई थी। ये किसको जोड़ता है, मेरठ को दिल्ली से। दिल्ली देहरादून आपका एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, ये 213 किलोमीटर है। कानपुर विकास परियोजनाएं लाई गई हैं, 47,000 करोड़ की इसमें स्वीकृति दी गई है। वाराणसी हब एंड स्पोक विमान व्यवस्था, तो ये काम व्यवस्था की गई है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली हब से जोड़कर सीमा शुल्क, इमिग्रेशन और समान प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में ये पहल है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये परियोजना क्या है, इस परियोजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और विनियमित सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराना। 4 शिक्षा नगर कौन कौन से हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में। तो दरअसल ये कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसके तहत शिक्षा, अनुसंधान, छात्रावास, कौशल विकास इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं कि ऊर्जा, कृषि और ग्रामीण विकास की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ये योजना आपकी 2024 में आई थी और 27 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश में 7 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना क्या है, तो दरअसल इसके तहत आपको 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने की सहायता मिलेगी, जिसमें सरकार कुछ सब्सिडी देगी। अब ये सब्सिडी दे देगी तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। अब इससे जितने भी बिजली का उत्पादन होगा तो उसके 300 यूनिट तक तो आप यूज़ कर सकते हो। 300 यूनिट से जितना भी एक्स्ट्रा उत्पादन हो रहा है तो वो आप जो भी पास की ग्रिड है उसमें कनेक्शन करके आप बाकी की बिजली को बेच सकते हो, तो डबल फायदा है इसका। तो अभी का जो अपडेट है, तो इसके तहत 7 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। स्वच्छ पौध केंद्र, ये कहाँ है,
लखनऊ में है। प्रत्यक्ष बीज रोपित धान सम्मेलन वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। गंगा परियोजना क्या है? तो देखो, यह नदी सफाई परियोजना नहीं बल्कि ग्रामीण डिजिटल संपर्क बढ़ाने की परियोजना है। तो आपके सामने सवाल आ जाएगा कि गंगा परियोजना क्या उद्देश्य है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी होगा तो सीधा लिख देगा कि हाँ गंगा नदी की सफाई करवाना है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो गंगा नदी के लिए है तो वो उसके लिए आपका अलग है, नमामि गंगे प्रोग्राम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जब इन्वायरमेंट में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, या फिर आगे जब भी वो टॉपिक आएगा तो उसको डिटेल में देख लेंगे। अभी आपको जो ध्यान रखना है कि गंगा परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है। इसी के तहत आपका कौशल युक्त डिजिटल उद्यमी एक कार्यक्रम है। जो ऊपर परियोजना हम पढ़ चुके हैं गंगा परियोजना, तो गंगा परियोजना के ही अंतर्गत 8,000 ग्रामीण डिजिटल उद्यमी तैयार करने और पात्र उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण देने का लक्ष्य है। तो मतलब गंगा परियोजना संचालित कर दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट डिजिटल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन अब गतिविधियों को बढ़ावा देगा कौन? तो उसके लिए ट्रेंड आपके पास कुछ लोग होने चाहिए। तो उसके लिए 8,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और यही है कौशल युक्त डिजिटल उद्यमी। सरकारी ई बाजार खरीद क्या है? सरकारी ई बाजार खरीद का सीधा सा मतलब है कि सरकार एमएसएमई से, छोटे मोटे उद्यम से सरकार खरीदती है सामान अपना, जैसे मान के चलो कुर्सी फर्नीचर, तो वो काम किया जाता है ई बाजार खरीद प्रणाली के तहत। ठीक है। अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था, तो अप्रैल 2026 में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्थानीय व्यंजन आधारित पोषण व्यवस्था लागू करने की पहल की गई है। तो आपको पता है कि आंगनवाड़ी में आपको छोटे बच्चों को खाना मिलता है। तो अब बात की गई है कि नहीं भाई, इसमें पोषक युक्त खाना मिले, उसके लिए प्रयास किया गया है। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की दिशा में क्या करंट अफेयर्स में चीज़ें रही हैं। तो मिशन शक्ति का 5वां चरण चालू किया गया है। तो मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। तो इसका जो 5वां चरण है उसमें क्या क्या बात की गई है? तो 22 सितंबर 2025 से 30 दिवसीय एक तो अभियान चालू किया गया है। इस अभियान के तहत मतलब महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी देना, जागरूकता बढ़ाना, लोगों को अवेयर करना, जिससे कि महिला सेफ्टी को बढ़ावा दिया जा सके। एक अगली योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि सभी 75 जिलों में इसे मतलब विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि जितने भी कामकाजी बच्चे हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनको स्कूल की एजुकेशन मिलनी चाहिए लेकिन बेचारे अभी काम में लगे हुए हैं, मान लो खेती में लगा दिया गया या किसी और चीज़ में, तो उनको प्रयास किया जाएगा इस योजना के तहत कि भाई वहाँ से काम से हटा के एजुकेशन में लाया जा सके। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा उपचार पोर्टल, तो इस पोर्टल के तहत 5 लाख तक का नगद आपको, मतलब कैशलेस का सीधा सा मतलब है ऑनलाइन, इसके तहत आप 5 लाख तक का उपचार करा सकते हैं। कौशल सेतु शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि 15 जुलाई 2026 को यह आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि प्रशिक्षण भागीदारी का कागज रहित पंजीकरण कराया जाए। कौशल सारथी क्या है? तो ये डिजिटल मानचित्र पर जिलेवार प्रशिक्षण केंद्र है, जिसके मतलब ट्रेनिंग इत्यादि की आपकी जानकारी यहाँ से मिलेगी। प्रथम प्लेसमेंट भवन, ये आपका आईटीआई अलीगंज लखनऊ में प्रस्तावित है। पहला ब्रेल पुस्तकालय कहाँ है? तो अभी देखो ब्रेल क्या होता है, मतलब जो देख नहीं सकते ऐसे लोग, तो वो ब्रेल लिपि होती है, दरअसल उभरे हुए चित्र होते हैं पेज में, या उभरी हुई आपके शब्द हो सकते हैं। तो वो उस उभरे हुए शब्दों को स्पर्श करते हैं तो उन्हें अंदाजा लग जाता है कि हाँ अब यहाँ पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उसके लिए पहला जो लाइब्रेरी है, पहला पुस्तकालय है, तो वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो स्थापित किया जा रहा है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। ठीक है। इसके तहत हजारों पुस्तकें यहाँ पर रखी जाएंगी, जिससे कि मतलब जो भी नहीं देख सकते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहला ब्रेल पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया है। अपार, ये आपका उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको हटा सकते हैं। वन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो देखो गोरखपुर में काफ़ी वन पाए जाते हैं,
तो गोरखपुर में देश का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस चीज़ पर ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, ये अभियान है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए अभियान चलते हैं फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। परिषदीय विश्वविद्यालय, ये भी ज़रूरी नहीं है। और बजट 2026-27 में सामाजिक प्रस्ताव, मतलब सीधा सा मतलब है कि पहले जो होता था ना कि मान के चलो विवाह के लिए सहायता दी जाती थी सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की, अब क्या है उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। पर्यावरण की दिशा में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरी रही हैं। तो आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य, तो ये क्या है कि ये आपका 98वां 98 नंबर का रामसर साइट बनी थी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? एटा जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कई उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स बनी है। कौन सी साइट कहाँ पर स्थित है ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेखा झील, ये अलीगढ़ में है, ये 99 नंबर का आपका रामसर साइट बनी थी। फिर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसको हम सुराताल भी बोलते हैं, ये कहाँ है? ये बलिया में है और इसे 5 जून 2026 को भारत का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में कितनी टोटल रामसर साइट हो गई हैं। अगर प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी टोटल रामसर साइट्स हैं, तो आंसर होगा 13। भारत में 101 हैं टोटल। 101 है आपकी गलाव झील, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो स्थापित हुई है 98, 99 और 100, ये तीनों तो उत्तर प्रदेश में है। 101वीं जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको देख लेना। देखो मैं जो इस पीडीएफ में बता रहा हूँ ना, जिसको मैं छोड़ रहा हूँ तो वो उस पर उतना ध्यान मत देना, लेकिन जो इसको मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ तो उसको ध्यान देना, यहाँ से सवाल बनेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम चालू किया गया है। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से ये प्रोग्राम चालू किया गया है। ये टॉपिक स्वच्छ परिवहन लक्ष्य, ये जरूरी नहीं है। बाकी कुकरेल नाइट सफारी, इसके बारे में मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये कहाँ है बस ध्यान रखना, लखनऊ में है। ठीक है, शून्य ताज़ा कचरा डंप, तो लखनऊ क्या है कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप मॉडल प्रस्तुत किया है। तो ये ध्यान रखना है किसने ये मॉडल प्रस्तुत किया है? लखनऊ ने। इसके बाद संस्कृति और पर्यटन की दिशा में कौन से आपके करंट अफेयर्स जरूरी रहे हैं? तो लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया है। तो दरअसल क्या होता है कि यूनेस्को कई शहरों को अलग अलग श्रेणियों में शामिल करता है कि जैसे वहाँ संगीत हो सकता है, जैसे बनारस है, बनारस म्यूज़िक में शामिल है। जयपुर, ये राजस्थान का जो आपका जयपुर शहर है, वो संगीत की दिशा में शामिल किए गए हैं कि हाँ भाई वहाँ का संगीत अच्छा है। इसी तरीके से कहीं से आर्ट एंड क्राफ्ट किसी शहर का अच्छा होगा, किसी शहर का क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, तो लखनऊ को यूनेस्को के शामिल किया गया है। और यहाँ पर क्या है कि दरअसल गैस्ट्रोनॉमिक सेक्टर में स्थापित किया गया। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? दरअसल व्यंजन, कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी एग्जांपल दिया था कि लखनऊ के टुंडे कबाब फेमस हैं। इसी तरीके से आप लोगों को पता होगा लखनऊ में बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो इस वजह से क्रिएटिव सिटी के तौर पर लखनऊ को पाक कला श्रेणी में रचनात्मक नगर नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक तो पहला तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हाल ही में भारत में किस शहर को शामिल किया गया है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में। तो हाल ही में शामिल किया जाने वाला शहर एक तो लखनऊ है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लखनऊ को तो शामिल कर लिया गया है, लेकिन यूनेस्को की किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो पाक कला श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, सारनाथ विश्व धरोहर बार बार डिस्कस कर चुके हैं। काशी तमिल संगम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल और प्रेरणा पार्क, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में है तो यहाँ पर 3 लोगों की मूर्तियाँ मिलती हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, प्रेरणा पार्क है, ये प्रयागराज में है और यहाँ पर भी जो ऊपर के 3 लोग हैं तो उनमें से 2 लोग यहाँ की भी मूर्ति मिलेगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन दीनदयाल की जगह यहाँ पर अशोक सिंघल की मूर्ति मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने साथ ही साथ लिखा है। ऊपर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा स्थल लखनऊ और प्रेरणा पार्क प्रयागराज, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नौसेना सौर संग्रहालय लखनऊ में स्थापित किया गया है।
माघ मेले का क्या प्रतीक चिन्ह था, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत मैत्री महोत्सव, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। महाकुंभ हुआ था, ये आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि देखो मुझे क्या है कि मैं तो 1 साल का करंट अफेयर्स दूंगा ना, लेकिन मुझे पता है कि पूछा नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं जो जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपको उसी में देखने की ज़रूरत है। खेल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देख लेते हैं कि आपकी 46वीं कनिष्ठ राष्ट्रीय नौकायान जो प्रतियोगिता है ये कहाँ शुरू की गई। तो ये आपकी मई 2026 में रामगढ़ ताल जो कि गोरखपुर में है, वहाँ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि 20 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कनिष्ठ राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। फिर 72वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई, ये वाराणसी में आयोजित की गई। गुलवीर सिंह क्यों अभी खेल से जुड़े हुए ये हैं गुलवीर सिंह, और अलीगढ़ में लंबी दूरी के धावक हैं, और 2026 राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे उसमें इनको रजत पदक मिला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंडस फूड 2026 ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इंडिया फूड एक्सपो ये जनवरी 2026 में लखनऊ में आयोजित किया गया। तो देखो अब आप कहीं ये इसको पढ़ोगे कि इंडिया फूड एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, लखनऊ में आयोजित किया गया, ठीक है, ये पढ़कर आप चले जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया गया इंडस फूड, अब आपने तो पढ़ा है इंडिया फूड, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ लखनऊ ही तो था, लेकिन नहीं, ये ग्रेटर नोएडा है, ठीक है। तो इस वजह से जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है ना, वो चीज़ मैंने ऊपर नीचे ही लिखी है, जिससे कि कंफ्यूज ना हो, आप सही उत्तर आप लगा सको। खैर, खेल से जुड़ी हुई और दूसरी जानकारी देख लेते हैं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ठीक है, ये लखनऊ में है। हालांकि ये शासन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है कि आयोजित कहाँ किया गया। पद्म पुरस्कार कुछ लोगों को मिले हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। और जिलेवार लास्ट में कुछ घटनाएं हैं कि कहाँ क्या हुआ, तो इसमें वही सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जैसे कि हमने देखा था कि जेवर में आपका SCL फॉक्सकॉन इकाई का शिलान्यास हुआ है, सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना हुई है, ठीक है। मेरठ में आपकी नमो भारत सेवा चालू की गई है, हरदोई कानपुर नगर, तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी समाप्त हो जाती है। देखो, करंट अफेयर्स की चीज़ें थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, मुझे हम लोगों को बहुत जल्दी भी पढ़ना था, चीज़ें जल्दी ख़त्म करनी थी, तो हमने बहुत सारे टॉपिक बहुत जल्दी ख़त्म किए हैं, बहुत कम टाइम दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यार देखो, इतना कम टाइम देंगे तो पूरा टॉपिक और बाकी सारी सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो ये सिर्फ एक काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो थी, कि जिसके तहत आप सिर्फ चीज़ों को रिवाइज कर सके, प्रॉपर क्लास तो थी नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वीडियो कैसी लगी है आपको ज़रूर बताना है, कमेंट्स करने हैं। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसमें चीज़ों को फिर भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। पार्ट 2 थोड़ा सा मैंने स्पीड में कवर करने की कोशिश की है, जिसका सीधा सा मतलब था कि जिनका भी अभी मेंस का एग्ज़ाम है, यूपी लोअर PCS का, तो उनको समय पर ये वीडियो मिल सके। और बाकी जिनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगस्त तक का तो इसमें करंट अफेयर शामिल ही है, और सितंबर अक्टूबर का और करंट अफेयर्स मैं करा दूंगा एक बार, तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।